हेलो दोस्तों, मैं प्रतिभा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का टीसीएस पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और एग्जामिनेशंस की तैयारी में लगे रहिए। कल हमने वर्णमाला के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम वर्णमाला के कुछ और लगभग 20 से 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। आज हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आज हमारा वर्णमाला का जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि एक बार मैंने प्रैक्टिस सेशन अगर स्टार्ट कर दिया तो फिर बीच में सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, बातें नहीं होंगी। इसलिए मैं आपको कुछ कहना चाहूँगी। देखिए बच्चों, अगर आप सक्सेस हैं, समझिएगा, अगर आप सक्सेस हैं तो ये पूरी दुनिया आपका सपोर्ट करेगी, आपके साथ रहेगी। लेकिन अगर आप सक्सेस नहीं हैं तो आपके सगे संबंधी, भाई बहन, एक समय के बाद कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। वास्तविकता है ये, मानिएगा इस बात को। क्योंकि अगर आप सक्सेस नहीं हैं तो दूसरा आपका सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंसान का ये स्वभाव है कि वो स्वार्थ देखता है। उसका ये स्वार्थ है, ये इंसान सक्सेस है, आज हम इसकी हेल्प कर दें, कल ये हमारे काम आएगा। लेकिन आप सक्सेस नहीं हैं तो कोई आपको पूछेगा नहीं। तो बिल्कुल बस मेरा इतना ही कहना है, आपने 10वीं में नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। 12वीं में नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। लेकिन अब ये समय है, समझ रहे हैं, ये समय है। अगर अब आप नहीं पढ़े तो आने वाले पूरे जीवन भर आप यही पश्चाताप करते रह जाएंगे, काश पढ़ लिया होता। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल पढ़ाई में लग जाइए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। मेरा यहाँ ये सब कहने का बिल्कुल ये उद्देश्य नहीं है कि मैं आपकी भावनाओं को आहत करना चाहती हूँ, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर आप लोग को जरा सा भी मेरी बातों से आहत पहुँची हो तो बिल्कुल मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना है, आपको मोटिवेट करना कि समय है, अभी जग जाइए। अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे। तो इस बात को समझिए। दूसरी बात है कि मुझे मतलब बिल्कुल हिंदी पढ़ा के, आप लोगों को पढ़ा के, आपसे जुड़ के बहुत ही अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। आप लोगों का प्यार भरा कमेंट देख के, आप लोगों का इतना प्यार सपोर्ट देख के बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती, हम आपके साथ लगे रहेंगे। तो आज हम अपने प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बस इतना ही कहूँगी, हिंदी पढ़ा के ऐसा मुझे लगता है कि बिल्कुल मतलब मातृभाषा का सेवा करने का अवसर मिला है। तो बस एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो घर से बोले जय हिंद, और मैम यहाँ से बोलेंगी जय हिंदी। ओके, आज का प्रैक्टिस सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, ओठों की स्थिति के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। पूछ रहा है ओठों की स्थिति के आधार पे। ठीक, तो ओठों की स्थिति के आधार पे स्वर हमारे, कमेंट करिएगा आप लोग, इसका सही आंसर क्या है? 3 है, 4 है, 5 है या 2 है? कमेंट करिएगा आप लोग। तो ओठों की स्थिति के आधार पे स्वर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। इसका सही जवाब है 2। कौन कौन से? पहला है वृत्तमुखी, पहला है वृत्तमुखी। सेकंड है आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी। वृत्त का मतलब होता क्या है? गोला। आ का मतलब नहीं, यानी जो गोला ना हो। तो वृत्तमुखी में क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारा मुंह क्या हो जाए,
हमारे जो ये ओठ हैं गोले हो जाएं, उन्हें हम क्या कह देंगे? वृत्तमुखी। जैसे हम बोलते हैं ऊ, बड़ा ऊ बोल के देखिए, ऊ। ओ बोल के देखिए, ओ बोल के देखिए, औ। तो सब में हमारा ओठ क्या हुआ? गोला हो गया। तो हमने क्या कह दिया उसे? वृत्तमुखी। यानी वृत्तमुखी में हमारे आ गए ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। बोल के आप सभी देखिएगा। आवृत्तमुखी का मतलब है, आ का मतलब होता है नहीं, यानी जिनको बोलने में हमारा जो ओठ है वो गोला ना हो। तो वृत्तमुखी हमने देख लिया, तो जितने सारे बच जाएंगे इसके अलावा वो हमारे कहाँ चले जाएंगे? आवृत्तमुखी में चले जाएंगे। समझिएगा, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ हो चुका है, बड़ा ऊ हो चुका है, ओ हो चुका है, औ हो चुका है, ए और री। देखिए टोटल मिला के हमारे 11 स्वर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? कल का जो हमने प्रैक्टिस सेशन लिया था उसमें था कि संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। तो हमने देखा था संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। छा होता है, त्रा होता है, ज्ञा होता है, श्रा होता है। 4 हमने देखा था। लेकिन आज के क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है कि संयुक्त स्वर कौन सा है। संयुक्त स्वर कौन सा है समझिएगा। ये तो हमारे व्यंजन हो गए, यानी ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, संयुक्त स्वर पूछ रहा है। यहाँ ई और बड़ी ई है। छोटी ई हमारी क्या कहलाती है? मूल स्वर। और बड़ी ई क्या कहलाती है हमारी? दीर्घ स्वर। तो इसका तो कोई सवाल नहीं उठता। फिर आता है छोटा, बड़ा। छोटा आ हमारा क्या होता है? मूल स्वर। और बड़ा हमारा क्या होता है? दीर्घ स्वर। तो यानी ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। बचता है क्या? ए और औ। अगर आपने जरा सी भी संधि पढ़ रखी है तो ए और औ कैसे बनता है समझिएगा, वृद्धि संधि। जैसे आ और ए मिला के क्या बनता है? ए बन जाता है। आ और ओ मिला के क्या बन जाता है? औ बन जाता है। तो ये हमारी क्या है? वृद्धि संधि है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड जो है ये सही हो जाएगा। यहां समझिएगा, मूल स्वर हमारे 4 होते हैं। आ, ई, उ और री होता है। इसके अलावा दीर्घ स्वर होते हैं और संयुक्त स्वर होता है। संयुक्त स्वर में हमारे कौन से आ जाते हैं? जितने भी संधि से मिलके बनते हैं, जैसे ए ओ, औ, ये सब हमारे कहाँ आ जाएंगे? संयुक्त स्वर में। इसके अलावा जितने भी हैं सब कहाँ आ जाएंगे? दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्णों के प्रथम व द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते हैं? महाप्राण, अघोष, अल्पप्राण, सघोष। कमेंट करिएगा आप लोग, वर्णों के प्रथम व द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा हमारा वो होगा अघोष। क्यों होगा समझिएगा। अघोष में जो है वर्णों के प्रथम और द्वितीय वर्ण आ जाते हैं। जैसे का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा। तो ये हमारे क्या हैं? वर्णों के प्रथम और द्वितीय व्यंजन है। इन्हें हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं।
अब बात आती है हम याद कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगती है। अल्प प्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है, अघोष कौन सा है, सघोष कौन सा है, काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो देखिए इसको हम याद कैसे करते हैं। अघोष मतलब आ जो है हमारा क्या है, मूल स्वर है, इसी को हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, यानी इससे एक मात्रा का बोध होता है। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, या फिर कहें एक मात्रा का समय लगता है। तो आ हमारा क्या है, ह्रस्व स्वर है, इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। यहाँ पे क्या है, ओ है, ओ हमारा क्या है, दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर का मतलब है जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, या फिर हम कहें दो मात्रा का समय लगता है। तो देखिए इससे हमने रिलेट करके देख लिया कि वर्णों का पहला, यानी जितने भी हमारे वर्ग हैं का से लेके पा तक, उनका पहला वर्ण और दूसरा वर्ण ये हमारा क्या कहलाएगा, अघोष कहलाएगा। तो हमारा सही जवाब अघोष हो गया। अब समझिएगा, सघोष है, अघोष है, अल्प प्राण है, महाप्राण है। इसमें बात आती है किस आधार पे इनको नाम दिया गया है। थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जानिएगा आप। क्वेश्चन तो ठीक है हमने सॉल्व कर लिया कि हाँ पहला दूसरा है ऐसा है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जैसे हम किसी भी वर्ड का उच्चारण करते हैं, हमारे फेफड़े पे क्या होता है, दबाव पड़ता है, यहाँ से वायु निकलती है, ठीक। यहाँ पे हमारा क्या होता है, कंठ होता है जिसे हम काकल्य नाम से जानते हैं। उसी के पास क्या होती हैं, स्वर तंत्रिकाएं होती हैं। और जब ये स्वर तंत्रिकाएं आती है, वायु उससे टकराती है, तो उसमें क्या होता है, झंकार होता है। तब क्या होता है, वर्ण जो है हमारे मुख के उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं तो उन्हें व्यंजन कह देते हैं, नहीं स्पर्श करते तब उन्हें स्वर कह देते हैं। तो उन्हीं के आधार पर ये सघोष अघोष बांट दिया गया है। जैसे अगर स्वर तंत्रियां झंकृत हुई, यानी स्वर तंत्रियों के झंकृत होने का मतलब यहाँ घोष से है। जैसे आप मंदिर में जाते हो, घंटी बजाते हो तो एक झंकार पैदा होती है, उसी तरह यहाँ क्या है, स्वर तंत्रियों में क्या होता है, जब टकराव होता है वायु का तो यहाँ पे एक झंकार उत्पन्न हो जाती है। तो उसी झंकार जो है या बोले घोष, उसी के आधार पे सघोष और अघोष बांटा गया है। और अल्प प्राण और महाप्राण की बात कर लें तो अगर वायु कम निकल रही है उच्चारण में तो अल्प प्राण, ज्यादा निकल रही है तो महाप्राण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सा खा शा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिएगा। प्रकंपी, संघर्षी, स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी। शा खा शाहा, तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा संघर्षी, क्योंकि हम सभी को पता है स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो का से पा वर्ग तक होते हैं, तो उसमें सा खा साहा ये तो आएगा नहीं बिल्कुल। दूसरा है प्रकंपी, प्रकंपी को एक और नाम से जानते हैं लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन कल जो हमने प्रैक्टिस सेशन लिया था उसमें आया था। लुंठित व्यंजन हमारा जो होता है वो रा होता है और रहा होता है, लुंठित व्यंजन। तो प्रकंपित को भी हम क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। आता है स्पर्श संघर्षी, तो संघर्षी तो है लेकिन स्पर्श व्यंजन में है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा जो है ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं। आंसर करिएगा आप लोग, निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं। आ था, धा, फा, भा, का और गा। अब समझिएगा, पहले आंसर करने से पहले आप ये देखिएगा कि जो प्राण वायु हमारे फेफड़े से बाहर निकल रही थी उसके आधार पे ही बांटा है हमने अल्प प्राण और महाप्राण। अब समझिएगा हमारे पास है क्या क्या। अल्प प्राण में क्या आता है, अल्प प्राण कहते हैं
1 3 5। 1 3 5 का मतलब है सभी वर्गों का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, वो हमारे अल्पप्राण है। इसके अलावा जो बचे दूसरा और चौथा महाप्राण है। ओके, तो यहाँ पे अगर पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण है, समझिएगा, पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण है। और साथ में क्या होता है अल्पप्राण में, यहाँ पे हमारे आ जाते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारे अल्पप्राण में आ जाते हैं। और हमारे जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो महाप्राण में चले जाते हैं। इसके अलावा जो सभी स्वर होते हैं वो हमारे अल्पप्राण में आ जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन क्या दिया है, का, गा, था, धा, फा और भा। समझिएगा, अल्पप्राण पूछा है और अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा, यानी का पहला हो गया, गा तीसरे में आएगा, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा अल्पप्राण। लेकिन साथ में दिया है आ और बड़ा आ, तो सभी स्वर जो होते हैं हमारे ये भी अल्पप्राण में आते हैं। तो छोटा आ और बड़ा आ दिया है, तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन ये पहला भी सही हो जाएगा, क्योंकि छोटा आ और बड़ा आ ये स्वर में आएंगे तो ये भी हमारे क्या हैं, अल्पप्राण में आ सकते हैं। तो हमारा ये और ये पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? आ है, बड़ा आ है, ओ है और औ है। दीर्घ स्वर पूछ रहा है। दीर्घ स्वर पूछने का मतलब है इसका कि आपने जैसे पढ़ा होगा उत्पत्ति के आधार पे या फिर उच्चारण के आधार पे, दोनों में क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है। तो छोटा आ ये तो आप लोगों को पता है कि मूल स्वर होता है, क्योंकि हमारे मूल स्वर कितने हैं, 4 हैं, आ, ई, उ, री। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पे क्या है, ओ और औ। अभी हमने पढ़ा था संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में क्या होता है, यानी जो संधि से मिलके बन रहे थे, यानी ओ हमारा क्या है, आ और उ से मिलके बन रहा है, यानी ये दो स्वर के योग से मिलके बन रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर। तो यानी ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। उसके बाद आता है औ। औ अभी हमने पढ़ा था कि आ और ओ को मिला के औ बनेगा, वृद्धि संधि। आ और ओ को मिला के औ बन जाता है, वृद्धि संधि। तो ये भी हमारे दो स्वर के योग से मिलके बन रहा है, तो यानी ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। बचता है बड़ा, तो ये हमारा सही आंसर होगा, दीर्घ स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? समझिएगा, ओष्ठ, तालु, मूर्धा, कंठ। आंसर करिएगा आप लोग इसका। अब देखिए इसके लिए क्या होता है, सूत्र बनाए गए हैं, तो जिनको सूत्र याद है वो तो तुरंत कर लेते हैं, लेकिन आज हम आपको बताते हैं जिनको सूत्र नहीं याद है। समझिएगा, सूत्र होता है इचु यशा नाम, इचु यशा नाम तालु। इसका कहने का मतलब है ई का बड़ा भाई बड़ी ई, यानी ई बड़ी ई। चा वर्ग, या और शा, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। अब बात है जिसको ये नहीं याद है वो समझे। जैसे आप ये समझ लीजिए, एक माँ है अपने छोटे से बच्चे को चम्मच से दूध पिला रही है। अब क्या होता है, बच्चे को पिला रही है, बच्चे के लग जाता है, चम्मच जो है उसके तालू में लग जाता है। समझ रहे हैं, तालू ये ऊपर वाला पोर्शन, तो तालू में लग जाता है, तो बच्चा जो है कैसे रोता है, बच्चों को सुना है आपने जो छोटे होते हैं रोते कैसे हैं, ई करके, ई करके ऐसे करके रोने लगते हैं, बिल्कुल। तो माँ सोचती है क्या हुआ, तो पूछती है बच्चे से क्या हुआ बेटा, लग गया क्या?
तो आपको तो पता है आजकल के बच्चे जो हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, जवाब क्या देंगे? यस मम्मा, लग गया। अब समझिए, बच्चा रोया कैसे? ई करके। लगा उसको क्या? चम्मच, यानी चा वर्ग। मम्मा ने पूछा तो बच्चे ने जवाब क्या दिया? यस मॉम, यानी या और शा। तो इनका उच्चारण स्थान सभी का क्या है? तालु। बच्चे के लगा कहाँ था? तालु पे। तो वही पूछ रहा है चा वर्ग का। चा वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो क्या अब आप नहीं बता लेंगे तालु से होता है? तो हमारा सही जवाब क्या हो गया? तालु। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? अभी हमने सीखा कि जितने भी वर्ग होते हैं उनका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। बाकी जितने बचते हैं दूसरे और चौथे वो क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा है महाप्राण कौन से हैं। तो महाप्राण में हमारा दूसरा और चौथा वर्ण आता है। अब समझिएगा, का पहला वर्ग है, यानी ये ऑप्शन तो गलत, वर्ग का पहला वर्ण है, गलत। खा दूसरा है, घा चौथा है। तो हमें यहीं पे जवाब मिल गया कि ये सही है। आप लिख के देख सकते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा। दूसरा देखिए कौन सा है? खा है। चौथा कौन सा है? घा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? खा और घा। याराला तो हमारे अंतस्थ में चले जाएंगे, तो इनकी तो कोई बात ही नहीं है। ता और दा पहले और दूसरे में आ जाएंगे, यानी ये हमारे अघोष में चले जाएंगे, अघोष में चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण किसे कहते हैं? समझिएगा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है हिंदी का ये। मतलब वर्णमाला जब स्टार्ट होती है तो पहला क्वेश्चन यही बनता है, आखिर वर्ण क्या है? सॉरी। वर्ण कहते हैं शब्द को, शब्द समूह को, ध्वनि को या अखंडित शब्द को। तो हम जो कुछ भी सुनते हैं वो हमारा क्या है? ध्वनि है। और ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण है, या हम ये कहें वर्ण का मौखिक रूप ही ध्वनि है। यानी वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है, ध्वनि का लिखित रूप है। तो वर्ण और ध्वनि एक हुए, तो वर्ण किसे कहते हैं? तो हम ध्वनि पे चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, समझिएगा। शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के संकलन को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। आंसर दीजिएगा आप सभी। जनरली क्या होता है, लोगों को पता होता है वर्णों की एक माला बनती है जिसे वर्णमाला कहते हैं। बच्चे गलत कर सकते हैं, यहां समझिएगा, इसमें जरूरी है क्रमबद्धता। तो आपको लग रहा होगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला गा नंबर सही हो जाता हमारा, लेकिन यहाँ पे क्रमबद्धता, कोई सिस्टमैटिक कुछ भी बात नहीं की गई है, तो क्रमबद्ध यहाँ पे आया है, यानी हमारा घ ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे? आप कोई भी फूलों की माला बना लीजिए, या आप डेली जो माला पहनते हैं गले में, होता क्या है कि आप जैसे आपने 4 गेंदे के फूल लगाए, उसके बाद आपने एक बड़ा सा गुलाब का फूल लगा दिया, फिर आपने 4 गेंदे के फूल लगाए और फिर बड़ा सा गुलाब लगा दिया। क्या ऐसा होता है कि 4 आप गेंदे के लगा के, एक गुलाब के लगा के, उसके बाद आप 8 गेंदे लगा दीजिए फिर एक गुलाब लगाइए? नहीं ना। तो आप एक सिस्टमैटिक ढंग से इसको जोड़ते जाते हैं, क्रमबद्ध तरीके से। उसी तरह जो गले में माला पहनते हैं हम, तो ये एक निश्चित क्रमबद्धता होती है कि हाँ इतनी काली मोती रहेंगी, उसके बाद एक सोने की मोती रहेगी, फिर इतनी काली मोती रहेंगी, फिर सोने की मोती रहेगी। तो इसमें क्रमबद्धता होती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को,
यानी हमारा घ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी को पुकारने के लिए किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है? आंसर करिएगा आप लोग। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लघु स्वर या फिर प्लुत स्वर। तो इसका सही आंसर है प्लुत स्वर। बात ये होती है कि जैसे हम उच्चारण के आधार पे या मात्रा के आधार पे स्वर बांटते हैं, समझिएगा। उच्चारण या फिर मात्रा के आधार पे जब हम स्वर के भेद बताते हैं तो हम 3 बताते हैं। पहला हम कहते हैं ह्रस्व स्वर है, दूसरा हम कहते हैं दीर्घ स्वर है, तीसरा हम कहते हैं प्लुत स्वर है। अब समझिएगा, ह्रस्व स्वर हमारे वही हैं जो मूल स्वर होते हैं, यानी आ, ई, उ, री। जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है या फिर कहें एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है या फिर कहें 2 मात्रा का समय लगता है, वो हमारा क्या हो गया? दीर्घ स्वर। तीसरा है हमारा प्लुत स्वर, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है या फिर कहें 3 मात्रा का समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। इसका चिन्ह, प्लुत चिन्ह देखिएगा। प्लुत चिन्ह जो है ऐसे करके होता है और इसका एक एग्जाम्पल मिलता है हमें ओम। तो ये चिन्ह देख के हम जानते हैं कि यहाँ पे प्लुत स्वर है। ठीक, अब समझिएगा, कह रहा है किसी को पुकारने के लिए तो सबसे ज्यादा समय जो हमारा लगता है प्लुत स्वर के उच्चारण में लगता है। जैसे हम किसी को बुलाते हैं तो हम क्या कहते हैं? राम आओ। काफी देर तक मतलब उसका उच्चारण करते रहते हैं, राम आओ। तो किसी को पुकारने के लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या है? प्लुत स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अघोष वर्ण कौन से हैं? देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी स्वर तंत्रियां हैं उनके झंकृत होने के आधार पे सघोष और अघोष में बांटा गया है। अब बात आती है अघोष में बांटा गया है आघोष और साघोष। हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे कि आ का मतलब नहीं होता है, तो यानी घोष ना हो। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? आप समझिए कि अगर आपका मुख तो है लेकिन आपका ये चीज खराब हो जाए तो क्या आप वर्णों का उच्चारण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहाँ अघोष का मतलब ये नहीं है कि उच्चारण ना करिए, यहाँ अघोष का मतलब है कि जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल झंकृत नहीं होंगी, क्योंकि बिल्कुल नहीं हुई तो आप वर्णों का उच्चारण कर ही नहीं सकते, कम हो। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कम झंकृत हो वो हमारी क्या हैं? अघोष हैं। लेकिन अगर ज्यादा झंकृत हो तो वो क्या है? सघोष है। अभी मैंने आपको बताया था कि अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो वर्गों का जो हमारा पहला और दूसरा वर्ण होता है वो कहाँ पे आता है? अघोष में आता है। समझिएगा, पहला और दूसरा। इसके अलावा जो तीनों सा होते हैं, तालव्य सा, दंती सा, मूर्धन्य सा, वो हमारे कहाँ आ जाते हैं? अघोष में आ जाते हैं। इसके अलावा जितनी भी बचते हैं वो हमारे कहाँ चले जाते हैं? सघोष में चले जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है आ, हा, जा और शा। समझिएगा, आ तो हमारा स्वर में आ जाएगा, तो सारे स्वर सघोष होते हैं। ये बात तो याद कर लीजिएगा कि सा से स्वर और सा से सघोष। तो अघोष की तो उसमें कोई बात ही नहीं करनी। जा कहाँ पे आता है हमारा? चा, छा, जा, तीसरा वर्ण है। और अघोष में आता क्या है? पहला और दूसरा। तो यानी जा वाला ऑप्शन भी कट हो जाएगा। बात आती है हा की। हा हमारे क्या होते हैं? उसमें व्यंजन हो जाएगा। और यहाँ क्या आ गया? यहाँ हमारा आ जाता है
श आ जाता है। तो ये भी क्या है, उसमें व्यंजन। अब समझिएगा, हमने क्या बताया, तीनों सा अघोष में आ जाते हैं और हा हमारा कहाँ चला जाता है, सघोष में चला जाएगा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, अघोष पूछा है, तो अघोष में तीनों सा आ गए, तो यानी ये सा हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख खुलने के आधार पर समृद्ध स्वर वर्ण कौन सा है। समझिएगा कहना क्या चाह रहा है, मुख खुलने के आधार पे यानी मुख विवर के आधार पे, यानी किन वर्णों के उच्चारण में हमारा मुंह ज्यादा खुलता है, किन के उच्चारण में कम खुलता है। इसका कहने का मतलब है मुख खुलने के आधार पे। अब बात आती है, इसे 4 भागों में बांटा गया, मुख खुलने के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, विवृत। दूसरा कौन सा है, समृद्ध। तीसरा कौन सा है, अर्धविवृत। चौथा कौन सा है, अर्धसमृद्ध। तो क्वेश्चन हमारा पूछा है कि समृद्ध स्वर कौन सा है। विवृत का मतलब होता है बड़ा, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख सबसे बड़ा खुल जाए। जैसे बड़ा आ बोल के देखिए, आ। बचपन में क्या होता था, जब बच्चे खाना नहीं खाते थे तो मम्मी पापा कहते थे बेटा बोलो आ। जैसे ही बच्चा बोले आ, तुरंत खाना अंदर। तो यानी विवृत में हमारा क्या आ जाएगा, बड़ा। समृद्ध का मतलब होता है छोटा, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख सबसे कम खुले। जैसे समझिएगा, आप मुंह में खाना डाले हैं, मुंह के अंदर खाना है, कोई आता है पूछता है मैम वो बुक कहाँ रखी है, मुंह के अंदर खाना है, बोल पाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करेंगे, इशारे से बोलने की कोशिश करेंगे, ई ऊ, ऐसे मतलब मुंह बिल्कुल बंद रहेगा। ई ऊ बोल के देखिए, मुंह बंद करके बिल्कुल हल्का सा बोलेंगे, वो समझ जाएगा। तो यानी इसमें क्या आ जाता है हमारा समृद्ध में, ई ऊ। फिर बात आती है अर्धविवृत और अर्धसमृद्ध की। अर्धविवृत में क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख आधे से अधिक खुला रहे, उसे हम क्या कहते हैं, अर्धविवृत। अब क्योंकि बड़ा तो हमारा विवृत में आ चुका है, अर्धविवृत हमारा यानी इसमें छोटा आ जाएगा। और देखिए विवृत का मतलब बड़ा, जितने बड़े होंगे इसमें आ जाएंगे। ए बड़ा है और अ बड़ा है, ये अर्धविवृत में आ गया। बाकी हमारे जितने बचते हैं वो इसमें आ जाएंगे समृद्ध में, ए और ओ। तो क्वेश्चन पूछा है समृद्ध स्वर कौन सा है, तो ऑप्शन देखिए ई ओ। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है अलग अलग दोनों में दिया है, तो इसमें एक ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों। यहाँ ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, का गा जा फा ध्वनियां किसकी हैं। समझिएगा, का गा जा फा ध्वनियां ये जो हैं ये अरबी फारसी से आई हुई हैं और ये आगत ध्वनियां कहलाती हैं। कौन सी ध्वनियां हैं, आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां, इसका मतलब होता है, आगत का मतलब आई हुई, मतलब ये किसी और भाषा से आई हुई हैं। तो कहाँ से आई हुई हैं, अरबी और फारसी की। दूसरी बात समझिएगा, इसके नीचे ये जो बिंदी जैसे लग रखा है, का गा जा फा के नीचे देखिएगा ऐसे करके है, तो इसको हम बोलते हैं नोक्ता। नोक्ता बोलते हैं। जैसे हिंदी में हमारी मात्रा होती है, वैसे अरबी और फारसी में क्या होती है, नोक्ता। एक पॉइंट यहाँ जानकारी के लिए रख लीजिएगा कि शिव प्रसाद सितारे थे, उन्होंने नोक्ता के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन, यदि नीचे का ओठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी।
अब आप पहले ये समझिए कि किन वर्णों का उच्चारण आप ओठ से करते हैं। बोल के देखिए। ऑप्शन है ला, बा, धा। अगर आप पा वर्ग की बात करें, पा बोल के देखिए, पा, फा, बा, भा, मा। लग रहा है दोनों ओठ से ही आप कर रहे हैं। तो यानी अगर ओठ कट गया तो क्या होगा, बा का उच्चारण हम नहीं कर पाएंगे। एक बार आप लोग बोल के देखिएगा, बोल के ही देखिएगा, ऐसा मत करिएगा कि ओठ काट के आप चेक करने लगे। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, समझिएगा। शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। आप लोग कमेंट करिएगा कौन सा आंसर सही है। ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, इसको देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्वनि हमें सुनाई देती है, वर्ण तो यहाँ कहीं है नहीं, तो कोई बात नहीं, होता तो हम ले लेते। वर्णों से ही क्या बनता है, शब्द बनता है, और जो हमारे शब्द हैं वही पद कहलाते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि अगर ये शब्द वाक्य में आ जाएं तब इन्हें हम पद नाम दे देते हैं, और अगर ऐसे आते हैं तब इन्हें हम शब्द कहते हैं। जैसे राम लिखा है तो ये हमारा शब्द है, लेकिन अगर हमने लिख दिया राम घर जाता है तो यहाँ राम क्या हो गया, हमारा पद हो गया, और इन्हीं को मिला के एक वाक्य बन गया। यानी राम एक पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, इनको मिला के एक पूरा वाक्य बन गया। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रा के कितने रूप होते हैं, समझिएगा। आपने कई तरह के रा पढ़े होंगे, तो आज आइए देखते हैं कि इस पाखंडी रा के कितने रूप हैं। रूप बदलता रहता है ये, बिल्कुल। इसके 3 रूप होते हैं। कौन कौन से, पहला है पदेन रूप, सेकंड है हमारा सामान्य रूप, थर्ड हमारा है रेफ रूप, रेफ रूप। अब देखिए, अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि पद का मतलब होता है शब्द, यानी अगर शब्द में रा लगा है तो उसे क्या कहेंगे, पदेन रूप। जैसे हम लिखते हैं क्रम, ये क्या है, एक पद में लग गया है। अगर सामान्य रूप की बात करें तो जैसे नॉर्मली हम रा लिखते हैं, जैसे राहत, तो ये क्या है, सामान्य रूप है रा का। रास्ता, यहाँ रा क्या है, सामान्य रूप में है। लेकिन अगर हम बात करें रेफ रूप की, तो रेफ को आप रूफ से जोड़िएगा, जैसे छत होता है। तो कर्म, जिसको आप बोलते हैं उड़ंकुरा, समझिएगा, कर्म, कर्तव्य, तो यहाँ पे रा हमारा क्या है, रेफ रूप में है। लेकिन आप कहेंगे मैम एक रा और दिखता है, जैसे आप ट्रक लिखते हैं, ये आप तो कहेंगे रा 4 प्रकार के हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि ये जो एक रा लगा है ये तो पदेन रूप में है, लेकिन ये जो दूसरा लगा है ये हलंत है। जैसे आप टा लिखते हैं तो टा के नीचे हलंत लगाते हैं, ये व्यंजन का बेसिक फॉर्म है, मतलब इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, टा का हलंत है, और ये दूसरा जो है, ये जो पदेन में लगा है वो वाला है। तो इस तरह देखा जाए तो रा के कितने रूप हो गए, 3 रूप हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, समझिएगा। इसका सूत्र होता है री तुलसा नाम दंता, री तुलसा नाम दंता, यानी री, ता वर्ग, ला और शा, इनका उच्चारण स्थान दांत से होता है। लेकिन पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो देखिएगा, ता है, ना ता वर्ग में आएगा, ये भी सही है। ता, था, दा, धा, ना, दा भी आ जाएगा ता वर्ग में, ये भी ठीक है। टा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो हमारा सही जवाब डी नंबर हो जाएगा। लेकिन जिनको ये नहीं याद है उनके लिए प्रॉब्लम है, तो समझिएगा।
इसको आप याद कर लीजिएगा कि तुलसी को दांत से नहीं चबाना चाहिए, तुलसी को दांत से नहीं चबाना चाहिए। तो तुलसी से क्या आपको नहीं दिख रहा है? तुलसी कुछ ऐसा दिख रहा है ना, ये लिखा है, यानी ता वर्ग ला और सा, और अगर ला आ गया तो आप उससे री भी जोड़ लेंगे, तो इनका उच्चारण क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुंठित व्यंजन है। देखिए इसकी चर्चा पहले ही हो चुकी है कि जो लुंठित व्यंजन हैं इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्राकंपित व्यंजन। प्राकंपित व्यंजन। कल के सेशन में हमने आपको बताया था कि लुंठित और पार्श्विक में बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो हमने बताया था ला वाला ला में नहीं होगा, यानी पार्श्विक में ला और लाह होगा, लुंठित में रा और राह होगा। तो लुंठित व्यंजन यहाँ पूछा है, यानी इसमें ला वाला नहीं होगा, ला वाला नहीं होगा, यानी ये रा और राह होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी सही हो जाएगा। अगर यही पार्श्विक पूछ लेता तो हमारा ला सही हो जाता। एक चीज यहाँ ये समझ लीजिएगा कि लुंठित का मतलब होता है लोढ़ना, यानी पहले के समय में क्या होता था कि जैसे लोग गाय या बैल वगैरह खरीदने जाते थे तो देखते थे कि कहीं बैल जो है वो लोढ़ना तो नहीं है, मतलब वो जीभ को जो है ऊपर की तरफ मोड़ लेता है। तो ऐसे ही जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभ, जैसे आप बोलिए ला, तो बिल्कुल क्या होती है? ऊपर की ओर मुड़ जाती है, तो उसे हम कहते हैं लुंठित व्यंजन। तो बस आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी वर्णमाला हमारा टॉपिक जो है आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हम शब्द के सेशंस लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू। यहीं पे रोकते हैं आज की क्लास।